हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं 3 इडियट्स प्लस। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में हैं, आप जानते ही होंगे। आर्टिकल जो है 12 से लेके और 35 तक, उसमें आपका ये जो है राइट अधिकार कहाँ पे बैठता है, कहाँ पे फिट होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। खास पॉइंट्स आप फैक्चुअल जो है वो नोट करते चलिएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय हैं उसको ध्यान में रखते चलिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आप एक डिबेट में आपके कुछ पॉइंट्स बन सकते हैं और आपको जो नॉलेज हो रहा है, सोशल नॉलेज, वो तो है ही। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। तो ये रहा और सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा भी, और आप बताइएगा कि क्या इंटरनेट जो है वो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार या इंटरनेट का अधिकार अमूमन क्या होता है, अमूमन क्या। संविधान की भाषा अगर आपने पढ़ी है तो भाग 3 की भाषा जो है पूर्ण रूप से नकारात्मक भाषा है ना। जैसे कि आपकी जो मौलिक अधिकार हैं वो उसकी भाषा जो है निगेटिव है कि राज्य ये नहीं करेगा, है ना, लिंग और इन सब के मामले में आपसे भेदभाव नहीं करेगा। तो इस तरह से जो भी है आप मौलिक अधिकार की भाषा जो है निगेटिव है। तो वो नोटिस करते हुए अब आप ये देखिए कि क्या आपका जो ये राइट टू इंटरनेट है वो आपका एक एफआर है, यानी फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो सबसे पहले ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। 14 जुलाई 2014 को जो है यूएन की जनरल असेंबली ने इंटरनेट के अधिकार के रूप में एक मान्यता देने की मांग सभी देशों से की थी, ठीक है। ये एक बस मांग था और उसके ऊपर था और उस कंट्री के ऊपर था कि वो लोग ये मांग रखते हैं कि नहीं, या ये चीज़ लोग अगले को ये अधिकार देते हैं कि नहीं, अगर जो भी देश होंगे, ठीक है। कारण क्या है, ऐसे सब अधिकारों के लिए सब यूरोप कंट्रीज जो है वो थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के है, क्योंकि वो मानव अधिकार और ये फंडामेंटल राइट्स को कुछ ज़्यादा वैल्यू देते हैं और आई थिंक ये सही भी है, ठीक है। फिर हुआ क्या कि 2016 में यूएन की मानव अधिकार परिषद जो है उसने एक नॉन बाइंडिंग, ये सब ध्यान रखिए, नॉन बाइंडिंग प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी सरकारों से अनुरोध किया गया कि सभी देश इंटरनेट को मानव अधिकार की मान्यता दें। तो यहाँ मानव अधिकार परिषद क्या कहता है, ये यूएन का ही एक भाग है। वो कहता है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव के आधार पर उसने कहा कि आप सभी जो देश हैं ये इसे एक मानव अधिकार मान के चले। उसने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं कहा था, ठीक है। अब फंडामेंटल का कहाँ से शुरू होता है वो अगली स्लाइड में देखिएगा। तो सबसे पहले ये मुद्दा क्या कब आया, जब 2017 में केरला भारत का पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट को बेसिक ह्यूमन राइट के रूप में मान्यता प्रदान की। यानी अब सबसे ज़्यादा साक्षरता जहाँ होगी, अधिकारों के बारे में जागरूक भी वहीं होंगे। केरला का आपको हमें भी पता है कि साक्षरता का स्तर क्या है, तो वहाँ पे उन्होंने अब बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन राइट उन्होंने सीखे, यानी यहाँ भी इन्होंने ह्यूमन राइट माना इंटरनेट को, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने जो है एक प्रस्ताव पारित किया। फिर 2019 में एक घटना घटती है। होता क्या है कि वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल है एक कॉलेज में। वहाँ पे ऐसा रूल होता है कि 10 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और वो छात्रा थी जिनका नाम है फ़हीन शरीन, ठीक है। ये उसके बाद भी 10 बजे के बाद भी एक्सेस कर रही थी, इंटरनेट वर्क कर रही थी, और उनका ज़बरदस्ती, चूँकि उन्होंने जो नियम का जो है उसको विरुद्ध गई, तो इसकी वजह से उनका फ़ोन भी छीन लिया गया उनसे, और उनके ऊपर जो एक्शन लिया गया वो अलग बात है। उसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा लगा कि ये मेरा राइट है इंटरनेट को प्रोवाइड करना, मुझे मिलना, तो मैंने कोई गलती नहीं की। ऑब्वियस सी बात है, आप हमें यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो इंटरनेट आपके पास उपलब्ध है तभी देख रहे हैं, है ना। और आज के समय में इंटरनेट कितना नेसेसरी चीज़ हो गया है आपको भी पता है। तो वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में यही प्रस्ताव रखा गया। फिर हाई कोर्ट ने फैसला किया दे, केरल हाई कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत मांगा। अभी तक जो सब चलता आ रहा था वो सब ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फंडामेंटल राइट माना केरल हाई कोर्ट ने, और वो भी किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया कुछ अलग होगा हाई कोर्ट से, इसलिए कह रहा हूँ। तो इनका फैसला क्या था ये जो है देखते चलिएगा। इन्होंने कहा, फ़रीन सरीन बनाम केरल स्टेट के फैसले को में केरल हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार घोषित किया, और हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रशासन, चाहे सरकारी हो या निजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे सरकारी हो या निजी, अनुशासन के नाम पे इंटरनेट के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता। कि आप अनुशासन को लागू करने के लिए एक किसी फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो इंटरनेट है तो उसे आप नहीं छीन सकते। ये कई चीज़ों को वायलेट करता है ना।
अब आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आप सोशल मीडिया पे अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। आप वाणिज्य के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ई कॉमर्स पे आप उसका नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी मिलता है। तो ये सारे राइट छीन जाएंगे अगर आपका जो है इंटरनेट का राइट छीन जाता है। तो इसलिए इन्होंने आर्टिकल 21 का सहारा लिया। तो अभी देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है, जब आपको याद होगा जब धारा 370 ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर से, तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, जो कि JNK का प्रतिनिधित्व कर रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया जो कि इस तरह चला कुछ कि गुलाम नबी आज़ाद एंड द अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया चला क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में केस था, ठीक है, और सरकार के विरुद्ध था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19 क्लॉज ए के सब क्लॉज ए के तहत माना, ठीक है, और दूसरा जो माना कि आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज जी के तहत, जो कि एक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो अपनी बातें इधर उधर रख सकते हो, सोशल मीडिया पे रख सकते हो, कहीं भी आवाज़ का ट्विटर वगैरह पे देखिए आपके छोटी सी भी बात का पूरा एक वैल्यू बनती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। और जी जो है वो वाणिज्य की व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है, सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब कुछ जो है इंटरनेट पे ही चल रहा है। तो अगर ये चीज़ें बैन हो जाती हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसने इसका सहारा लिया और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रभावशाली व्यक्ति के लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिविल लिबर्टीज़ के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी ज़रूरी है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम तुम्हें 4G या नेट ही उपलब्ध करा दें, ठीक है, तो दोनों में संतुलन बनाना चाहिए। अतः इंटरनेट शटडाउन तभी किया जाए, ठीक है, जब कोई चारा ना बचे, शटडाउन के अनिवार्य और शटडाउन अनिवार्य हो। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब आपको ये कोई चारा ही नहीं बचता तो आपको ये करना ही होगा। और फिर उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जब आप शटडाउन करें तो उसमें आर्टिकल 19(2) और 19 क्लॉज 2 और 19 सब क्लॉज 6 को ध्यान में रख के करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब आप शटडाउन करेंगे तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, तो इसी की वजह से आपको ध्यान होगा कि फिर उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल जैसे जो भी आवश्यक जगह हैं वहाँ पे तुरंत आप इंटरनेट बहाल कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह के काम भी रुक जा रहे थे इंटरनेट से, जिससे राज्य जो है नीति निषेध तत्व है कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखता है तो वो भी नहीं रख सकता ना, तो उसके लिए भी बाइंडिंग्स हो रही थी। इंस्टीट्यूशंस में ज़रूरत होता है जो आपके शिक्षा के अधिकार को छीनता है, तो इसलिए वहाँ पे तुरंत 4G नेट तो नहीं उपलब्ध कराया गया, लेकिन हाँ आपने सुना होगा पहले जो है 2G नेट उपलब्ध कराया गया, फिर धीरे धीरे 3G आया और आज के समय में 4G भी वहाँ पे अलाउ है, ठीक है। अब इसमें 19 क्लॉज 2 19 क्लॉज 6 क्या है इसमें देख लीजिएगा। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने ही, अनुपातिक सीमाएँ। अनुपातिक सीमाओं का मतलब बहुत ही अच्छा रहा ये कि आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, कि जैसे इंटरनेट शटडाउन वगैरह कर रहे हैं, किसी का फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, तो उसमें भी देखना होगा कि वो कितना सीरियस मामला है। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा मोटा मामला हो और आप कहते हैं मतलब छोटा मोटा एक दो परिवार के बीच में भी झगड़ा हो गया तो आप चले उस गांव उस पूरे क्षेत्र का आप इंटरनेट शटडाउन कर दिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा CAA के टाइम, ठीक है, जब CAA या कैब कह लीजिए, तो उसके टाइम जब से इंटरनेट शटडाउन होते तो मुद्दा बड़ा था, दंगा भड़कने का चांस ज़्यादा था, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग शटडाउन किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आप उस अनुपात में लगाएंगे कि अगर एक मान लो केरल के किसी क्षेत्र में दंगा भड़का है तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का भी इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाएगा, तो आप उस क्षेत्र को देखिए कितने अनुपात का आपका वो हो रहा है, उसी हिसाब से आप फंडामेंटल राइट पे जो है सीमाएँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहा कि इसमें 19 का क्लॉज 2 जो है ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है कि इसमें वर्णित है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार दे दिया गया तो आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी जाके बक दो, ठीक है, कुछ भी उलट दो, तो इस पर भी कई सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, ठीक है। और जो है अगर ये चीज़ नहीं होगा, सीमा नहीं होगी, तो देखिए प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में आता है, आर्टिकल जो है क्लॉज 1 के तहत ही, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट बैन होता है तो एक तरह से प्रेस की भी स्वतंत्रता बैन हो जाती है कहीं ना कहीं, या आपको उपलब्ध नहीं हो पाता प्रेस की स्वतंत्रता जो है, या प्रेस का माध्यम
आपको जो भी न्यूज़ वगैरह है उपलब्ध नहीं हो पाता, तो ये उसको भी प्रतिबंधित करता है ना, तो आप इसको ध्यान में रख के करेंगे। और आर्टिकल सब क्लॉज 6 जो कहता है कि वाणिज्य स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, यानी ई कॉमर्स वगैरह पे भी किसी क्षेत्र में है और ऐसी दिक्कत है तो जो है वो सीमा लगाई गई। जैसे आपको याद होगा कि लॉकडाउन वगैरह में देख लीजिए, आप ई कॉमर्स ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे थे। अब आप ये नहीं कह सकते, या कोई दुकान वाले सेलर ये नहीं कह सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं यहाँ पे वाणिज्य या ये सब करूँगा, लेकिन जो सीमाएँ थी तो वो लगाया गया था। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमारा यहाँ पे ये मुद्दा निकलता है कि अभी आप लोगों ने क्या समझा, यही कि हाँ, इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी इंटरनेट पाना आपका मूल अधिकार है। और ये आर्टिकल 19 एक क्लॉज ए के सब क्लॉज ए और 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी के तहत आता है, ठीक है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अगर आपको पता हो, नहीं हो तो पता करके बताइएगा। एक है आर्टिकल 21 और एक है आर्टिकल 21 कैपिटल ए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं पता है तो पता करने की कोशिश करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं खुद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी टॉपिक्स तैयार किए हैं, उसको भी एक्सप्लेन करने का सोचा हूँ, तो देखता हूँ नेक्स्ट वीक उसके लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।